नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 के एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं, जिनमें से हमने 2025 का केए सेट, केबी सेट इसके पहले पढ़ा दिया है और आज हम एमसीक्यू क्वेश्चन 2025 के केसी सेट के लेंगे। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है एमसीक्यू सेट 2025 केसी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, 10 mHCl के 100 ml को 10 Na2CO3 के 75 ml के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कैसे, मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है ये, जिसका नाम है HCl का सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन है आपके सामने Na2CO3। HCl की मोलरता कितनी दी गई है, 10 m, और इसकी मोलरता भी कितनी दी गई है, 10 m। लेकिन इसका आयतन कितना है, HCl का आयतन 100 मिलीलीटर दिया गया है और Na2CO3 का आयतन 75 मिलीलीटर दिया गया है। अब इन दोनों विलयनों को आपस में हमें रिएक्ट कराना है, यानी एक ही वेसल में ऐड कर देना है। तो ऐड करने से रिएक्शन होगी, तो हम एक बार इनकी रिएक्शन पहले समझ लेते हैं कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग टू एक दूसरे विलयन की कितनी आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे, ये हमारा हो गया HCl प्लस और इधर हो गया आपका Na2CO3। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो एक सोडियम के लिए एक Cl है, तो 2 सोडियम के लिए 2 Cl की यहाँ पर आवश्यकता होगी, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 और Cl की वैलेंसी 1 है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और ये बन गया आपका Na और Cl मिलकर बनाएंगे 2NaCl प्लस। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन है और CO3 है, तो इनको मिलाकर हम बना लेते हैं H2CO3 और अभिक्रिया क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। अब जैसे अभिक्रिया उदासीन हो गई तो हम ये देख लेते हैं कि इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ कितना आवश्यक होगा। हम तो इसमें देखिए मोलरता दोनों की बराबर है, तो मोलरता के अकॉर्डिंग टू हम तुलना नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना लगेगा। जब दोनों की मोलरता बराबर है तो हम आयतन के अनुसार तुलना करेंगे। अब हम मान लेते हैं कि इधर 2 लिखा है, इधर कितना लिखा, 1, अर्थात इनका जो अनुपात है 2:1 में यह अभिक्रिया कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम 2 भाग HCl लेकर के चल रहे हैं या 2 मिलीलीटर HCl लेकर के चल रहे हैं, तो 1 भाग अर्थात 1 मिलीलीटर Na2CO3 की आवश्यकता होगी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यदि हम HCl 100 मिलीलीटर लेकर के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जब ये 2 भाग लगता था तो ये 1 भाग यूज होता था। यदि हम इसको 100 भाग लेकर के चल रहे हैं तो उसका आधा यहाँ पर भी यूज हो, यानी 2 का आधा 1, तो 100 का आधा कितना इस्तेमाल होना चाहिए, 50 ml। तो 100 ml में से रिएक्ट करने के लिए Na2CO3 के 50 ml आपके यहाँ पर लग गए। अब प्रश्न ये है कि हम Na2CO3 लेकर कितना चले थे। हम तो Na2CO3 लेकर के चले थे 75 मिलीलीटर और 50 ml रिएक्ट कर गया। तो अब बताइए शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 25 मिलीलीटर। ठीक है। तो क्या अभिक्रिया जब उदासीन होने के बाद यहाँ पर होता क्या है, विलयन अम्लीय कहलाएगा कि विलयन क्षारीय कहलाएगा कि विलयन उदासीन कहलाएगा कि उभयधर्मी कहलाएगा। तो प्रश्न ये है कि यदि अम्ल बचता तो अम्लीय होता, क्षार बचता है तो क्षारीय होगा, और कुछ भी नहीं बचता है तो उदासीन होगा। तो यहाँ पर एक समस्या ये आ रही है कि देखना है कि कौन बच रहा है। HCl जो होता है ये आपका अम्ल होता है और जो Na2CO3 होता है इसका स्वभाव क्षारीय होता है।
तो यदि इसका भाग बचेगा तो अम्लीय बताना, इसका भाग बचेगा तो क्षारीय बताना है। आप देख सकते हैं ये 100 के 100 ml जितना हमने लिया था पूरा कंज्यूम हो गया है, लेकिन Na2CO3 आपको यहाँ देखना है कि Na2CO3 यहाँ बच गया है। तो यदि Na2CO3 बचा है तो इसी का स्वभाव दिखाई देगा विलयन में, और इसका स्वभाव क्या है? क्षारीय। ये 25 मिलीलीटर बच गया है तो विलयन क्या होगा? क्षारकीय होगा। क्यों? क्योंकि जो बचा उसी का लक्षण दिखाई देगा। Na2CO3 25 ml बचा है तो इसका मतलब क्षारकीय स्वभाव रहेगा, क्योंकि बचे हुए पदार्थ का स्वभाव क्या है? क्षारकीय है। ठीक है। Cu2 पॉजिटिव जिसमें से कॉपर का परमाणु क्रमांक दिया है 29 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऐसा कार्य करने के लिए सबसे पहले हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉपर आपका होता है, इसका परमाणु क्रमांक 29, और जब इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d10 4s1। ठीक है, ये अपवादित श्रेणी में आता है ये भी, लेकिन आप इसका जब शुरू में करेंगे तो 3d9 4s2 आएगा, लेकिन लास्ट में जो करेक्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? कॉपर में कहता है 2 यूनिट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कैसे कैसे? एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d9। हम यहाँ पर D के 5 कक्षक बना लेते हैं और देखते हैं कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। 1 2 3 4 और 5। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दे, 9 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 7 8 9। आप देख सकते हैं इसका पूरा जोड़ा बन चुका है। ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, ये भी जोड़ा बन गया, मतलब ये युग्मित 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 युग्मित। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 1 होगी। CONH3 होल 5 Cl Cl2 विलयन में कुल कितने आयन होंगे? तो सबसे पहले इसको जल में घोलकर इसकी आयनिक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ होगा आपका CONH3 होल 5 और Cl ब्रैकेट और फिर लिखना है Cl2। इसको जब आप आयनाइज्ड करेंगे तो आयनाइज्ड करने से कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ से अलग हो जाता है और इसके 2 पार्ट अलग हो जाते हैं। तो इधर वाला जो भाग होगा ये CO और NH3, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे 5Cl, ये ब्रैकेट हो गया। फिर लिखना है प्लस और ये लिखेंगे Cl। अब दोनों तरफ आपको बैलेंस करना है। Cl 2 बार रखा है, यानी Cl2 है तो यहाँ अलग होने पर Cl 2 बार होगा, तो हम लिखेंगे 2Cl और प्रत्येक Cl में माइनस चार्ज होता है, तो 2Cl माइनस हो गया। अब 2 माइनस को उदासीन करने के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स में यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज होगा? तो ये चार्ज होगा 2 यूनिट पॉजिटिव। अब आप देख सकते हैं कुल कितने आयन हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 आयन ये हो गया, प्लस और यहाँ पर कितने आयन हो गए? 2। तो टोटल कितने आयन हो गए? 3 आयन आपके पास विलयन में मिल गए। तो देखिए आपका ये आंसर करेक्ट है, 3 आयंस इस वाले पदार्थ में मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है? फेहलिंग विलयन को अपचयित करने वाले कौन से पदार्थ होते हैं? एल्डिहाइड होते हैं, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो आप देखो यहाँ पर तो ये एल्डिहाइड है नहीं है, ये तो आपका COH ग्रुप है। इसका मतलब यही फेहलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, अपचयित नहीं करेगा। आंसर आपको मिल गया। अब आप कहेंगे सर इसमें भी तो COH है, ये क्यों रिड्यूस कर देता है? हाँ, इनको मान सकते हैं कि इसमें CHO है, एल्डिहाइड समूह है, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यह एल्डिहाइड समूह यहाँ पर है, यह भी फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देगा। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि फेहलिंग विलयन को अपचयित कौन करते हैं? तो फेहलिंग विलयन को एल्डिहाइड अपचयित करते हैं। तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड है,
लेकिन ये तो एल्डिहाइड नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि यह भी फेलिंग विलयन को अपचयित कर रहा है। तो क्यों अपचयित कर रहा है, हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो HCOOH होता है इसको हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और ये आपने लिख दिया OH। तो आप देखो इसके इधर वाला जो सिरा है यह एक एल्डिहाइडिक समूह की तरह लग रहा है और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्य कर रहा है, उसके कैरेक्टर दे रहा है। तो इसको बोलते हैं फार्मिक एसिड, और फार्मिक एसिड का एक सिरा एल्डिहाइड समूह का कार्य करता है, इसलिए यह भी फेलिंग विलयन को अपचयित करेगा। तो ये फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, यह फेलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, और फार्मिक एसिड भी फेलिंग विलयन को अपचयित करता है। लेकिन ये क्या है, एसिटिक एसिड। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O ऐसे ये रखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ तो कोई केवल एक हाइड्रोजन नहीं इसकी तरह कि यह भी अपचयित करेगा। तो ध्यान रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यह फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करेगा। तो आपके अपचयित करने वाले हो गए ये। तो ना अपचयित करने वाला कौन सा है, आंसर आपका कौन सा माना जाएगा, आंसर आपका होगा ये निम्न CH4H11N के कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं। तो वैसे ये प्रश्न इसके पहले भी एक बार आ चुका है, तो इसके प्राथमिक एमीन कितने से, ये प्रश्न रिपीट होता है बार बार। C4H11N के कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं, इसके प्राथमिक एमीन संभव है 4। तो अब चलिए मैं इसका आपको क्या करता हूँ 4, तो इसके 4 समावयवी बना करके आपको दिखा देता हूँ कैसे। सबसे पहले हम सीधी श्रृंखला वाला रखेंगे CH3 CH2 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 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, और फिर आपने यहाँ पर रख दिया NH2। तो ये हो गया आपका प्राइमरी एमीन। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि प्राइमरी एमीन होता क्या है। तो जब NH2 है या NH है, जब NH2 है यानी एमीन ग्रुप है, तो इस ग्रुप के एक दिशा में कार्बन की श्रृंखला है तो प्राइमरी एमीन होता है। तो ये आपका प्राइमरी एमीन हो गया। तो 4 कार्बन का हमने एक सीधी श्रृंखला वाला प्राइमरी एमीन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी ब्रांच कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 और फिर CH। इसकी पोजीशन 1 नंबर पे है। इस NH2 को उठा के हम यहाँ रख सकते हैं और ये बन जाएगा आपका इतना। तो ये भी क्या है, NH2 के एक ही दिशा में ये एल्काइल ग्रुप कार्बन की चेन लगी, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, प्राइमरी। तो प्राइमरी का एक एग्जाम्पल ये बना और प्राइमरी का एक एग्जाम्पल ये बना। अब हम एक और ऐसा करते हैं, प्राइमरी का एग्जाम्पल CH3, फिर यहाँ लिख देंगे CH और यहाँ लिख देंगे CH3 और ये CH2। फिर देखिए इतने ही कार्बन और हाइड्रोजन का यह भी आपको मिल गया क्या, प्राइमरी। कैसे, NH2 के एक ही डायरेक्शन में कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है। ठीक, तो 3 हमारे हो गए। एक और कौन सा ये भी समझ लेते हैं, CH3 ये आइसो स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है और ये कैसा बना सकते हैं, ये देखिए, और ये बन गए आपका NH2। तो ये भी देखिए NH2 के एक ही दिशा में ये कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है, इसका मतलब ये भी क्या है, प्राइमरी। तो प्राइमरी एमीन कितनी बन गई, 4 बन गई इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से। तो C4H11N से कितने आइसोमर बनते हैं, जो सभी आइसोमर प्राथमिक एमीन होते हैं, बनते हैं 4। आपका ये करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्वी रोग होता है आपका विटामिन C के अभाव से, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है।